हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम जनरल स्टडीज का टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल हम टेस्ट 1 की बात करते हैं। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट में 25 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बढ़ते करते रहेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे पेपर से, और क्या कहते हैं कि बाकी के कुछ नया करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, करते हैं। ठीक है, पहला साहित्य लिखा है, पुस्तक का नाम दिया हुआ है गीत गोविंद। इसके सामने लेखक दिए हुए हैं जयदेव सिंह। बुद्ध चरित अमर सिंह, मालविकाग्निमित्र कालिदास और हर्षचरित के सामने हर्षवर्धन। ठीक है, तो गीत गोविंद जयदेव आप जानते हैं, सही है। बुद्ध चरित क्या है, अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है, अमर सिंह ने नहीं लिखी है। हर्षचरित जो है वो भी बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, 2 और 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 2 और 4। ठीक है, खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन समझते हैं। ठीक है, इसका इसमें होता क्या है कि आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उनको बैंकों को बेचता है। ठीक है, बैंक उसको खरीदते हैं और और क्या कहते हैं कि और उनसे उठा भी लेता है, खरीदता है, उन्हें बेचता भी है, उन्हें खरीदता भी है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये क्या करते हैं, एक मनी सप्लाई कंट्रोल का माध्यम बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने में किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला मनी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने में करते हैं। इसका कैसे करते हैं कि मान लो आ, ये आरबीआई है आपका। ठीक है, और ये आपके बैंक हैं। हुआ क्या कि आरबीआई ने इसको सिक्योरिटी दिया। ठीक है, आरबीआई ने इसको क्या दिया, सिक्योरिटी। बैंक ने इसको क्या दिया, मनी। ठीक है, बैंकों के पास से पैसा चला गया किसके पास, आरबीआई के पास। यानी अब मार्केट में पैसा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मैं इसने क्या किया कि पैसे को सोखने का काम किया। अब यही ठीक उल्टा होता है। अब मान लो आरबीआई को मार्केट में पैसा बढ़ाना है। ठीक है, उसको लग रहा है कि मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे की कमी है, खरीदेंगे नहीं तो मार्केट कैसे बढ़ेगा, विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आरबीआई क्या करेगी, जो सिक्योरिटी बेच रही है ना, उसको उसको बैंकों से खरीदना शुरू कर देती है। जब खरीदेगी तो आरबीआई अपनी तरफ से पैसा बैंकों को देगी। बैंक क्या करेगा, तुम्हें लोन देगा। तुम्हें लोन देगा तो तुम क्या करोगे, मकान बनवाओगे। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट कार्यक्रम होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन के उपकरण के रूप में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है। सही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही प्रयोग करते हैं ज़्यादातर बैंक। ठीक है, इन्हें आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो हमारे तीनों आंसर क्या है, तीनों कथन क्या है, सही है। तो इस तरह से उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये तो फैक्ट है, आप सभी जानते हैं।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये भी सही है। ठीक है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेलर घाटी। टेलर घाटी फैक्ट वाइज है, अंटार्कटिका में है। ठीक है। आगे है ये करंट अफेयर्स से हमारा। हाल ही में चर्चा में रहे ई रूपी के संदर्भ में बात करिए। यह कैशलेस भुगतान के लिए लाभार्थियों के साझा किए गए यूपीआई पोस्ट पेड वाउचर हैं। ठीक है। ये पोस्ट पेड वाउचर नहीं है, ये मनी है, डिजिटल मनी एक तरह से। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इस वाउचर का इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता के पास बेसिक स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये गलत है। ठीक है। इसमें क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ना हो, यानी कहने का मतलब जो अपने सिंपल कीपैड फोन है उन पे भी ई रूपी के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। ई रूपी लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के हेतु बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। ये सही है। ठीक है। इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। इसे कारपोरेट संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 3 सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह। ठीक है। आईएसडीएन, इंडियन स्टैंडर्ड, ये कह रहे हैं कि इसका पूरा नाम फुल फॉर्म बताना है तुम्हें। ठीक है। तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क। तो ठीक है। तो ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, करनाल बंट। करनाल बंट क्या है? एक पादप रोग है, मतलब पौधों में पाया जाता है। तो ये बीमारी किसकी है? धान की है या गेहूं की है? मटर की है या राई की है? तो ये किसकी है? गेहूं की। करनाल बंट जो है गेहूं की है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है पत्ते, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा है मतलब सी है बाह्य दल, डी है वर्तिकाग्र। तो हम जानते हैं क्या है वर्तिकाग्र। जो हमारा जो फूल होता है उसका जो आगे जो कुछ मतलब परागकण जिस पे रहता है ना, फूल के आगे जो बीच में क्या बोलते हैं उनको, हल्के हल्के रेशे टाइप में रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है। तो सभी जानते हैं केसर उसी से आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए कौन सा एक कारण नहीं है? ठीक है। जरूरी नहीं है कि वही कारण हो। ठीक है। बाकी कारण जरूरी हैं लेकिन एक कारण नहीं हो सकता। ठीक है। तरंगित उच्चावच और कठोर स्वर। सही है। तरंगित उच्चावच होगा। तरंगित उच्चावच का मतलब है कि आपका जो ऊबड़ खाबड़ है, जो धरातल है ना, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है। और बहुत ज्यादा चट्टाने जो है बहुत टफ टाइप में है, कठोर है। कहने का मतलब अपारगम्य है, जिनसे पानी आसानी से छन के नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। बी है अप्रवेश्य सेल संरचना, वही जिनसे पानी नीचे छन के नहीं जा सकता। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा हैं। ठीक है। देखो, अधिकांश नदियां सदा नीरा हैं। ठीक है। तो ऐसी कई नदियां हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या है?
डी हो जाएगा इसमें। बाकी सारा तो क्या कहते हैं, एक तालाब होने के लिए एक आदर्श कंडीशंस हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कार्बेट। कार्बेट हमारा जानते हो उत्तराखंड में है, ठीक है। नागरहोल हमारा क्या है, किधर है, कर्नाटक में है। इंद्रावती किधर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और माधव नेशनल पार्क किधर है, एमपी साइड में। तो अब इसी हिसाब से लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 एंड 2। तो ये हमारा का सी आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यही कूट हमारे इसमें आ गए, सी में है। नर्मदा और ताप्ती सब लोग जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किससे, भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। ये क्या कहता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इन नदियों के मार्ग मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। देखो जनरली जो हमारा जो दक्षिण भारत है उसका जो सामान्य ढाल है वो पूर्व की ओर है, ठीक है। लेकिन ये किधर बहती है, पश्चिम की ओर। तो ये आर भी हमारा सही है, ए भी हमारा सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है। पश्चिम से पूर्व के लिए सबसे पहले तो आती है, देखो कौन सी 4 चोटियां हैं पहले वो देख लेते हैं, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। तो देखो सबसे पहले तो आता है सतपुड़ा, ठीक है। जब आप उसमें देखेंगे एटलस में, तो ये क्या है, सबसे पहले आएगा सतपुड़ा, उसके बाद आएगा महादेव, उसके बाद मैकाल आएगा, उसके बाद सब छोटा नागपुर आएगा, ठीक है। बताया गया से सतपुड़ा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। गुजरात मतलब, और महादेव जो है वो आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग पड़ता है। और उसके बाद फिर मैकाल आता है, मैकाल जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छोटा नागपुर आप जानते हो झारखंड में पड़ता है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षण स्थल है, तो रोहतांग दर्रा। टैगा प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका विस्तार दोनों ही गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री छांग के बीच पाया जाता है। इसमें मुख्यतः संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। इस प्रदेश की पत्तियां नुकीली, लकड़ियां मुलायम होती हैं और बोरियल वनस्पति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या है कि उसमें जलवायु में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जो टैगा और टुंड्रा ये दोनों क्या है, ये ध्रुवीय वनस्पतियां हैं, यानी ध्रुवों के आसपास पाई जाएंगी। कहने का मतलब इनका जो एरिया है वो 66 के लगभग होगा, ठीक है। कहने का समझ में आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं दोनों ही गोलार्ध में, तो साउथ में आप जानते हो कि उस साइड क्या कहते हैं कि ये आ, जमीन पाई ही नहीं जाती। जब जमीन नहीं पाई जाएगी तो वो वनस्पति कहाँ से पाई जाएगी, ठीक है। इस प्रदेश में मुख्यतः संवहनीय वर्षा जो होती है मुख्यतः होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। भूमध्य रेखीय मतलब 0 डिग्री के आसपास होती है, ठीक है। वहां तो वर्षा होती ही नहीं है, वर्षा होती है किसके रूप में, बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में होती है। तो उस अब आपको पता होना चाहिए, जहाँ बर्फ के रूप में होती है और पेड़ पौधे क्या होते हैं कि जलवायु का अनुकरण करते हैं, तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, लकड़ियां मुलायम होती हैं। ताकि पत्तियां नुकीली इसलिए होती हैं ताकि बर्फ उन पे जमे नहीं, सरक जाए नीचे, ठीक है। बोरियल होते हैं, बोरियल मतलब कोण प्रकार के, ठीक है, बोरियल वनस्पति होती है।
ठीक है? तो कोणधारी वन बोलते हैं इनको। तो ये तो आप जानते ही हो कि ये इसीलिए होता है कि जो बर्फ है वो मतलब पौधों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ये उस कंडीशन के अनुकूल होती है। ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? 3 और 4 यानी डी। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में है। ईरान में कौन-सा है? चाबहार। ठीक है? पाकिस्तान में कौन-सा है? ग्वादर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम्बनटोटा कहाँ है? श्रीलंका में। स निम्नलिखित में से कौन-सा स्थलबद्ध सागर है? तो स्थलबद्ध सागर अगर देखा जाए, स्थलबद्ध का मतलब है जो चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। ठीक है? तिमोर सी ओपन सी है, आराफूरा सी ये भी ओपन सी है, ग्रीनलैंड सी ये भी ओपन सी है। कौन-सा है? अरल सी। अरल सी इसको एक झील बोलते हैं, बड़ी झील। ठीक है? अ, फिलहाल विलुप्ति के कगार पे है, इसको खत्म हो गई है विश्व के मैप से, इसलिए चर्चा में रहती है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है? एक होता है आरोही। आरोही में क्या होता है कि चढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। ठीक है? इसमें पूछा है अवरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा बताना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो हम जानते हैं एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। काम खत्म हो गया पहले ही में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। मतलब सामान्य बेरोजगार हैं। मतलब उन्हें जनरली नॉर्मली भाषा में ही बोला जाएगा बेरोजगार। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ठीक है? ये है कौन सी? ए सम नहीं है। एल.एम. सिंघवी, इसने देखो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है? अशोक मेहता समिति, इन्होंने भी पंचायती राज संस्था की वकालत करी थी। ठीक है? बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने भी की थी। अशोक मेहता ने शायद द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करी थी, अशोक मेहता, और इन्होंने तो बलवंत राय मेहता ने तो की ही थी पंचायती राज की बात। ठीक है? तो ये कितने हैं? तो ये तीनों क्या है? पीआरआई से संबंधित हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गई है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो वो ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। वैदिक युगीन सभा, सभा क्या है? मंत्रिपरिषद थे। किन किन दक्षिण भारतीय जनजातियों का उल्लेख हास्य के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है, चोल का किया है, पांडे का किया है, सतीपुत्र का किया गया है, केरल पुत्र का किया गया है। ठीक है? तो कहने का मतलब 1 3 4 5, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज स्थापित किया था। बलबन ने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे एमबीटी के बाद, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी भी बोल देते हैं। तो उनके बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। ठीक है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला जाता है इसे अपने जो दास थे ना उनसे बड़ा गुलाम जो थे उनसे बड़ा लगाव रहता था। लाखों गुलाम थे इसके। ठीक है? तो है ना एक अलग विभाग ही बना दिया दीवाने बंदगान। ठीक है?
घोड़ों को दागने की प्रथा इल्तुतमिश ने ही शुरू कर दी थी, ठीक है? तो बलबन ने नहीं शुरू की थी, इल्तुतमिश के ही काल से शुरू हो गई थी। ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे कुछ युद्ध दिए गए हैं, उनको क्या है कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, धर्मत है, बहादुरपुर है, खाजुआ है, सामूगढ़ का युद्ध है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, फिर धर्मत का हुआ था, ठीक है, और उसके बाद सामूगढ़ का, उसके बाद खजुआ का। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही है। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत कारगर हुआ होगा आपको, उसमें क्या कहते हैं एग्जाम के पर्पज से। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।